नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रकाश पोरे जी नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश पोरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एडिटर इन चीफ हैं देशोन्नति न्यूज़पेपर के और तमाम भाषाओं के न्यूज़पेपर एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं। नागपुर में इस समय एपिसेंटर है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और इस बार आरएसएस की जरूरत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आन पड़ी है। हालांकि लोकसभा इलेक्शन में वो सक्षम थे, अब ऐसा लगता है कि वो अक्षम है और भारतीय जनता पार्टी की मदद के बगैर महाराष्ट्र के चुनाव नहीं हो सकते। उधर देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक बड़ा मुहिम जो है जरांगे पाटिल ने छेड़ दिया है। उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल ने ये कहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने हमसे झूठे वादे किए और विदर्भ को लेकर उन्होंने ये कहा था कि विदर्भ राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिल जाएगा विदर्भ को, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अब तो आपके बच्चे भी हो गए हैं और आपने अभी तक विदर्भ के बारे में कुछ सोचा नहीं। तो मनोज जरांगे पाटिल ने अपना मोर्चा खोल दिया है। वो ये कहते हैं कि कुछ भी हो, देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी जीतनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि मनोज जरांगे पाटिल अगर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो अपने कैंडिडेट्स या जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, जो पहले कैंडिडेट्स थे अब कार्यकर्ता हैं, उनको वो कहेंगे कि आप महा विकास आघाड़ी को वोट दिलवाइए। आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने अपना और महायुक्ति ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। स्क्रोल पे मैं वो दिखा रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने ये कहा है कि महालक्ष्मी योजना के तहत 3,000 रुपए प्रति माह महिला को दिया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो राजस्थान के इलेक्शन के समय अनाउंसमेंट हुई थी, वही 25 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस जो है वो हर एक परिवार को प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 4,000 रुपए पर महीना, पर मंथ जो है वो स्टाइपन के तौर पर अनएम्प्लॉयड यूथ को दिया जाएगा और उसकी वो स्कीम लॉन्च करेंगे। किसानों के लिए जो उन्होंने कहा है 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ और 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता किसानों को दी जाएगी। 50% रिजर्वेशन का जो सीलिंग है वो कह रहे हैं कि उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उसके लिए जो भी अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में वो लेकर आएंगे। एससी एसटी ओबीसी के लिए एक बड़ी खबर है। और कास्ट सेंसस जैसे स्टेट में तेलंगाना में हो रहा है, कर्नाटक में हो चुका है, वैसे ही स्टेट में कास्ट सेंसस होगा। जिसकी जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। दूसरी तरफ अमित शाह जी ने अपना महाराष्ट्र महायुक्ति का भी मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। उसकी मैं हाइलाइट्स आपको बता देता हूं, नीचे स्क्रॉल पे मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि किसान के जो लोन है वो माफ करेंगे। कितने लोन माफ करेंगे इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि युवाओं को 25 लाख नौकरियां, ये कौन से युवा हैं, कहां नौकरियां देंगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए पर मंथ देने की बात उन्होंने की है। और दूसरी बात जो उन्होंने की है वो ये कही है कि भावनांतर योजना में किसानों को हम लाभान्वित करेंगे। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, भावनांतर योजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत समय से है, पर वो ग्राउंड पे दिखती नहीं है। भावनांतर का मतलब भाव में अंतर, जितना भाव का मार्केट का अंतर होगा वो सरकार जो है पूरा करेगी। वहां पर क्या होता है, मंडी में बैठे जो एजेंट होते हैं, आड़ती होते हैं, वो सारा माल जो है सरकार का लूट लेते हैं। उसमें लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। तो ये भी एक बात जो है वो निकल के आ रही है कि भावनांतर योजना जो है कितनी कारगर है किसान के लिए। और उन्होंने स्किल सेंटर बनाने की बात की है कि यूथ के लिए स्किल सेंटर बनाएंगे। कहां बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। 25,000 महिलाओं को पुलिस में भर्ती, ये वादा महायुति का है। और उन्होंने कहा 50 लाख लखपति दीदी, जैसे कि ड्रोन के माध्यम से जो ये होते हैं कीटनाशक का जो छिड़काव होता है उसके लिए लखपति दीदियां बनाने की बात जो है 2024 के इलेक्शन में मोदी जी ने की थी। वही लखपति दीदी का जो है वो उन्होंने यहाँ कहा है। और बिजली बिल 30% डिस्काउंट देने की बात की है, मतलब बिजली बिल हाफ नहीं करेंगे, 30% तक का बिजली बिल माफ कर देंगे। और उन्होंने मुफ्त राशन को बढ़ाने की और आशा वर्कर्स को, जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, आशा वर्कर्स को 15,000 रुपए पर मंथ देने की बात की है। हालांकि आशा वर्कर्स आज भी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर पे हैं, उनको पक्का नहीं करने और सैनिटेशन वर्कर्स को पक्का करने की बात पर भारतीय जनता पार्टी या महायुति अभी चुप है। कैसा देखते हैं आप ये जो मैनिफेस्टो में पोल प्रोमिसेस किए गए हैं कांग्रेस महायुति महाराष्ट्र विकास आघाड़ी द्वारा, कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार द्वारा, और दूसरी तरफ महायुति ने जो ये
पोल प्रोमिसेस किए हैं, इसको आप 2019 से 24 की उनकी सरकार के कार्यकाल से कैसे कंपेयर करेंगे, और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि ये सरकार जो कह रही है क्या वो करके दिखाएगी? प्रकाश पोरे जी। देखिए, ऐसा है आत्मा जी कि ये जो अभी फिलहाल के अंदर कंपटीशन लगी है, देखिए कंपटीशन अच्छी होती है, लेकिन कंपटीशन किस चीज में अच्छी होती है? कोई अच्छी चीज के लिए। ये लोगों को भिखारी बनाने की, यानी नंगा करने की, लोगों की जो क्रय शक्ति है, इच्छा शक्ति है, श्रम शक्ति है, उसको बर्बाद करने की कंपटीशन लगाई है इन पार्टियों ने। मुझे बोलना है कि भाई देखिए, आप लोगों, यानी देखिए हमारे मराठी में ऐसी कहावत है कि घातल्या पाण्याने नद्या वाहत नसतात, यानी बकेट से अगर पानी डाले नदी के अंदर तो उससे कोई नदी बहने वाली नहीं है। नदी के लिए तो ऊपर से पानी आना चाहिए और कुदरती उसका बहाव होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं कि भाई, मेरा ये कहना है कि भाई ये आप फालतू चीजें कर रहे हो, उससे बेटर यही है कि आपने जिस भावांतर योजना का ये किया, मेरा ये कहना है कि भाई किसानों को अगर ये देश का, ये राज्य का 60% आबादी जो है वो खेती पे निर्भर है, उसके बाद में उस आबादी को आप भूखा नंगा कर रहे हो, क्योंकि उसके जो उपज है उसको पैसा नहीं दे रहे हो, वो क्योंकि मार्केट कंडीशन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट रॉन्ग पॉलिसी। ये पहले आप समझिए। ये किसान अगर कुदरती मार से मरे तो एक समझने वाली है, उसके अंदर किसान गवर्नमेंट ने मदद करनी चाहिए, वो भी नहीं करे। ये अगर समझ लो कोई दूसरे कारणों से अगर ये होता है तो मैं भी लेकिन आप इंपोर्ट कर रहे हो, जब हमारे देश के अंदर 18 लाख कपास की गांठें पड़ी है, आप 22 लाख गांठें इंपोर्ट कर रहे हो, भाव गिरा रहे हो। आपने सोयाबीन के ऊपर डीओसी के ऊपर खुद ही छूट दे दी है कि अभी आप डीओसी इंपोर्ट कर सकते हो, तो कहने का मतलब हमारी इंडिया की जो डीओसी है वो बाहर नहीं जा सकती है, इसकी फैक्ट्रियां बंद पड़ गई है। आप प्याज जाने वाला है हमारे विदेश में, तो आप उसके ऊपर रोक लगा देते हो, उसके ऊपर 40% टैक्स लगा देते हो। अरे आपने तो उल्टा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको पैसा देना चाहिए। एक अगर फैक्ट्री वाला है, कोई प्रोडक्शन करता है, कोई अच्छी चीज प्रोडक्शन करता है और वो एक्सपोर्ट करता है, तो गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है। तो हमारे किसानों को आप एक्सपोर्ट सब्सिडी क्यों नहीं देते? उसको देना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरफ से ये क्या है, किसानों को बोलते हम आपको सारी चीजें दे देंगे, सर आप बोलेंगे तो हम आपको स्वर्गवासी करवा देंगे, स्वर्ग भी दे देंगे, हाँ लेकिन भाव मत मांगो, पैसा मत मांगो, आप अपने उपज का दाम मत मांगो, भीख कितने में मांगो, हम आपको भीख दे देंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि लाचार आदमी, देखिए आप जी, आप और मैं, जैसे अगर आपको कल से किसने बोला कि मैं आपको फोकट में खाना देता हूं, तो मुझे ऐसा लगता कि आप और मैं, मुझे भी बोला तो मैं झापड़ मारूंगा उसको, 2 झापड़ मारूंगा उसको, मैं बोलूंगा यार मैं क्या लाचार हूं, भूखा नंगा हूं, भिखारी हूं। तो जो सम्मान, देखिए आदमी अगर पैसे से अगर ये धनी रहा तो नेचुरली हर आदमी का एक जमीर रहता है। लेकिन अगर आप किसी को भूखा नंगा कर दो, भूखा भिखारी है बेचारा, हाथ से लूला लंगड़ा है, कुछ कर नहीं सकता बेचारा, काम नहीं कर सकता से गया है, तो वो नेचुरली रास्ते पे भीख मांगेगा, उसको कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। तो उनको देना मैं समझ सकता हूँ। जो भूखे नंगे हैं उनको लंगर के अंदर खाना खिलाने की व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, हमारे यहाँ कई जगह पे मंदिरों के सामने अनाज बंटता है, वो मैं समझ सकता हूँ। कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, ये मैं लेकिन ये सरकार क्यों कर रही है भाई? सरकार का तो वेलफेयर स्कीम चलाना ये काम नहीं है, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर लगाना, उसके बाद में लोगों को जो आमदनी है वो आमदनी को ठीक करना, उनकी उसके बीच में नहीं आना, किसानों की जो उपज है उसके बीच में नहीं आना। किसानों के तरफ से मैं सरकार को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कम से कम आप हमको पांव में पांव डाल के गिराना बंद कर दो, हमको पीछे खींचना बंद कर दो, आप हमारे रास्ते से अलग हो जाओ। ये तो सरकार नहीं कर रही है और ये फ्री बीज बांट रही है। इससे ये सब फ्री बीज का सबसे ज्यादा नुकसान जो है किसानों को होने वाला है, क्योंकि देखो लेबर मिलने वाला नहीं है। मैंने आपको बताता हूँ, एक अगर जंगली सुअर होते हैं ना, जंगली सुअरों को अगर पकड़ना है तो उसकी एक पद्धत होती है। क्या किया जाता है, जंगलों के अंदर एक खुली जगह के अंदर जो सुअर रहते हैं तो वहां भुट्टे डाले जाते, मकई के भुट्टे डाले जाते, फिर वो उसकी सुगंध से जंगल के सुअर आते, वो खाना चालू करते, 2-3 दिन उनको खूब भुट्टे खिलाते, उनको आदत हो जाती और सारे जंगल के जितने भी सुअर है सारे आ जाते, बच्चों बाल बीबी बच्चों के साथ में रोज खाना चालू करते, क्योंकि फोकट का मिलता है, बगैर मेहनत का मिलता है। 2-3 दिन के बाद में उसको तीनों साइड से कंपाउंड लगा देते,
तो चौथी साइड खाली रखते, तो चौथे साइड से सुअर आके खाना चालू करते। फिर 2-3 दिन के बाद में क्या करते, चौथे साइड को भी कंपाउंड लगाते, लेकिन उसको गेट रख देते मजबूत वाला। तो सुअर अंदर आते गेट में से, अंदर जैसे आगे तो गेट बंद कर देते, और गेट बंद करने के बाद में फिर उनको स्लॉटर हाउस की तरफ भेज देते। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसी तरीके से कर रही है, लोगों को फ्री की फोकट की आदत लगा रही है। कौन काम करेगा, क्यों काम करेंगे? कल से अगर आपको किसी ने, मैंने बोल दिया कि आत्मजीत मैं आपको महीने के 5 लाख रुपए भेज दिया करूंगा, तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि नहीं पोरे साहब मत भेजो। आप बोलेंगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, पोरे लुटाने के लिए तैयार है तो। और फिर आप तो क्या सारा काम धंधा छोड़ देंगे। अगर शराब पीने वाले हैं, आपको शराब का शौक है, तो आप रोज रात को शराब पीते बैठेंगे, खाना खाएंगे मुफ्त में, और 1-2 साल के अंदर आपका वजन बढ़ जाएगा और पूरी आपकी कार्य क्षमता खत्म हो। तो ये क्या है, ये जो जिस तरीके से सरकार कर रही है, इससे लोगों की जो श्रम शक्ति है वो श्रम शक्ति को खराब कर रही है और हमारे देश को डुबाने का काम कर रही है। देखो, देशद्रोह की व्याख्या बहुत अलग अलग होती है। सरकार ये देशद्रोह कर रही है, एक बात समझिए, किसान द्रोह कर रही है। तो ये सारी गलत बातें हैं हमारे देश के अंदर जो चल रही है। और परिस्थिति आज हमारे देश की क्या कर दी है इन्होंने, हमारे स्टेट के ऊपर, हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र 1960 में फॉर्म हुआ था, 60 के बाद में अभी 2013 में ये बैठे, यानी करीब करीब 45 साल के बाद में, 55 साल के बाद में हमारे महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर कर्जा था 55,00,000 करोड़ रुपया, 55,000। आज कर्जा कितना है, 2014 से तो 24 तक 10 साल के अंदर वो 55,000 का कर्जा 9 लाख करोड़ हो गया। उसका जो ब्याज है साल का वो 65,000 करोड़ होने वाला है। स्टेट का बजट जो है आत्मजीत 4 लाख करोड़ का बजट है, करीब करीब अप्रोक्सीमेट। कर्जा 9 लाख करोड़ का, यानी हमारे एनुअल बजट से दुगना तिगना कर्जा कर दिया इन्होंने। और बाकी के जो कर्जे वो अलग है, रोड के ऊपर लिए हुए, उसके बाद में बॉन्ड्स वगैरह ये है, वो अलग है। एक बात समझिए, ये तो डायरेक्ट सरकार ने बैंकों से जो पैसा उठाया वो है। नितिन गडकरी ने जो रोड बॉन्ड वगैरह इसके उसके जो खड़े किए वो अलग है, उसको वो अलग ही, उसका तो हिसाब भी अलग आना गलत है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इतनी हालत खराब कर दी है देश की। और उसके बाद में, और आपको मैं 1 मिनट लूंगा, बताऊंगा हमारे स्टेट के महाराष्ट्र को देखो, शिवाजी महाराज ने एक जमाने में जो व्यापारी अंग्रेजों को मदद करते थे, फाइनेंस पुराते थे, तो वहां पे सूरत के जो व्यापारी थे कुछ फाइनेंशियल स्ट्रांग, वो अंग्रेजों को पैसा देते, पैसा सप्लाई करते थे, कर्जे से देते थे, ब्याज से देते थे। तो उन व्यापारियों को अपने शिवाजी महाराज ने लूटा था उनको, 2 बार लूटा था। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये सारे गुजराती महाराष्ट्र को लूट रहे भाई। इन्होंने करीब करीब 10-15, मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं, ये पालघर का कोस्ट गार्ड हब था वो पोरबंदर को लेके गए गुजरात में, मुंबई का आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात को लेके गए, हमारा पनडुब्बी प्रकल्प जो था मुंबई का आने वाला वो उसको उठा के वो गुजरात में लेके गए। उरन करके जगह है, वहां की 3,500 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया। बेलापुर करके एक जगह है हमारे महाराष्ट्र की, वो रासायनिक वहां सारे केमिकल फैक्ट्रीज थी, वो सारी भरूच गुजरात में लेके चले गए। उसके बाद में नावा शेवा पोर्ट हमारा, उसके 80% ऑलरेडी उसका जो काम था ना वो पोरबंदर को लेके गए। और उसके बाद में JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ना वो भी उन्होंने शिप करना चालू कर दिया है। मुंबई की जो फिल्म सिटी है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लेके जा रहे हैं, आपको पता ही है। उसके बाद में ये वेदांता का फर्स्ट काम वो तो बता है, वो तो हमारे महाराष्ट्र में आ रहा था, उसको लेके चले गए गुजरात में, हमारे सारे के सारे लोग देखते रहे। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट जो है ना, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट जिसकी आधी मुंबई है, आधी मुंबई के मालिक है, उसका सारा ऑपरेशन बंद कर दिया। आज बॉम्बे ट्रस्ट की ये हालत है, उनके जो वर्कर्स है उनको सैलरी देने के लिए बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के पास में पैसा नहीं है। टाटा एयरबस भी लेके चले गए वहां पे, जो मुंबई नागपुर में उसका क्या बोलते उसको भूमि पूजन हुआ था वो लेके चले गए। मुंबई का हीरे व्यापार जो हीरे को जो व्यापार था वो लेके चले, कपड़ा बाजार 60% के ऊपर लेके चले गए। नारपार करके जगह है हमारे यहाँ पे, नारपार, तो नारपार करके हमारी जो एक वो क्या बोलते वैली है, तो नारपार वैली में भयंकर महाराष्ट्र में, वो सारा का सारा गुजरात को लेके चले गए। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर था हमारे महाराष्ट्र में, आने वाला था, उसको लेके गुजरात को लेके गए। मेडिकल डिवाइस पार्क बनने वाला था, बल्ब डिवाइस पार्क बनने वाला था, सारा का सारा। मुझे आपसे एक ही सवाल करना है, मोदी जी आप ये भूल जाइए कि आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे कभी, अभी आप भारत के प्रधानमंत्री हो। भारत का सोचिए साहब, आप ये सारा का सारा गुजरात को, और वो भी 2-3-4 आपके लोग हैं प्यारे लोग, ये चारे सत्यानाश करके लेके जा रहे। महाराष्ट्र का साहब आप 5 साल के बाद में देखेंगे
कि महाराष्ट्र जो सबसे नंबर 1 कंट्री स्टेट था, महाराष्ट्र, मुंबई, तो वो मुंबई या महाराष्ट्र जो स्टेट है अपने भारत का, ये इसको आप नंगार भिखारी करके छोड़ने वाला है ये चारों गुजराती मिला के, इतना मैं बोलूंगा आपको। जी, माइक म्यूट है आपका, माइक आत्माजीत, माइक। आपने जो बात की परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की, किसानों को कोई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव नहीं मिलता है। इस बार जो है धान की पैदावार 20% एक्स्ट्रा हुई है, बजाय किसानों को बेनिफिट मिलने के किसानों का रेट डाउन हो जाता है। आज 1800 रुपए में भी धान बाजार में नहीं बिक रहा है। ये तो चुनाव का माहौल है, तब ये हाल है। लेबर की आपने बात की, मनरेगा वर्कर्स को 100 दिन काम नहीं मिलता है। अगर मनरेगा मजदूरों को कृषि से जोड़ दिया जाए तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, जिसमें आपने कहा कि बेलर मशीन द्वारा बेल मशीन बेले बनाने का काम, या धान की रोपाई का काम, या धान को शेलर्स में राइस बनाने का काम। जैसे आपने पहले कहा कि एंड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इस लेबर का इस्तेमाल जो है प्रोडक्टिव तरीके से किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, सॉर्टिंग में, वेयर हाउसेज में, बहुत सारे ऐसे काम निकल सकते हैं। पर सरकार जो है सिवाय एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के, ऑपोजिशन पार्टीज हो या सरकार हो, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने के और पब्लिक के पैसे को लूटने के, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर लगाते हैं। हालांकि सरकार जो है वहां पर महायुति की है, और वो कहते हैं कि जितनी भी ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वो गवर्नमेंट का पैसा खाती हैं, वो वेलफेयर स्कीम्स नहीं चलने देती हैं, वो आवास योजना में मकान नहीं बनाने देती हैं। हम कच्चे से पक्का मकान बना रहे हैं, 3 करोड़ मकान बनाने की हमने सेंटर की सरकार ने कवायद की है। 26 लाख मकान हमने बना के महाराष्ट्र में दे दिए हैं। और कोई भी आदमी हो जिसका कच्चा मकान हो, उसको जाके कहिए कि मोदी हूं मैं और मोदी ने मुझे भेजा है और मैं आपका मकान बना के दूंगा। इस तरीके की वो बातें करती हैं। आपने जो जिक्र किया सूरत के बिजनेसमैन जो वहां पे मनी लेंडिंग का काम करते थे, किसानों को और ट्रेडर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को लोन देते थे, और जब वो पैसा दुगना वसूलते थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हीं को लूट लिया। आज उसी छत्रपति की, शिवाजी महाराज की वंशजों की जरूरत है, जो इस गुजरात की जो लूट आपने विधिवत तरीके से बताई कि किस तरीके से सारे बिजनेसेस, अभी हाल ही में इलेक्शन से पहले टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट जो नागपुर में लगना था, क्योंकि वहां पे एविएशन का सेंटर बना हुआ था, वहां पे कार्गो प्लेन्स को उड़ाने और वहां पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी बना दी गई थी एविएशन को लेकर, पर उसको वहां ना खड़ा करके उसको आप वडोदरा ले गए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो साइन होते हैं महाराष्ट्र में पर जाते गुजरात में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है मुंबई का, आपने देखा किस तरीके से 600 एकड़ जमीन 5,500 करोड़ में अलग अलग लाइसेंसेस के अंदर उनको दे दी गई, और उसके अलावा 650 एकड़ जमीन और उनको दे दी गई। सॉल्ट पैन को ले लीजिए, कुर्ला वर्ली कॉम्प्लेक्स को ले लीजिए, मदर डेयरी को ले लीजिए, बहुत सारी जमीनें जो हैं, और जो आपका डंपिंग ग्राउंड है उसको ले लीजिए। इस तरीके से 1250 एकड़ जमीन एकत्र करके धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अदानी को दी जा रही है। कहा ऐसा जाता है कि ये सारा प्रोजेक्ट जब ये बन के तैयार हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, तो 2 लाख करोड़ रुपए की मोनेटाइजेशन होगी इसमें। क्या ये जो 20 लाख करोड़ का, एक अनुमान के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का व्यापार जो है ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विकास महायुक्ति जो है सरकार, वो कमिटमेंट कर चुकी है। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस की साइड से हुआ हो, चाहे वो शिवसेना एकनाथ शिंदे की साइड से हुआ हो, या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने कमिटमेंट्स दी हो कि 20 लाख करोड़ रुपए का व्यापार जो है वो कॉर्पोरेट्स को दिया जाएगा। और दूसरी तरफ महायुक्ति महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है वो डेवलपमेंट की बात कर रही है, वो सोशल वेलफेयर की बात कर रही है, वो महिलाओं की बात कर रही है, वो किसानों की बात कर रही है। लड़ाई अमीर और गरीब की हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है वो गरीब, SC, ST, OBC, आदिवासियों को रिप्रेजेंट कर रही है। झारखंड का इलेक्शन ले लीजिए। और दूसरा सवाल मेरा आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, झारखंड में इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आपके जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी पर ईडी की और आईटी की कार्रवाई होती है। तो ये ईडी, आईटी, CBI की कार्रवाई सेंटर की सरकार एक तरफ करा के डराती है और दूसरी तरफ उन्हीं को चोर बोलती है। दोनों बातें, झारखंड में हेमंत सोरेन के ऊपर जो अटैक किया है भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार ने, और गरीब वर्सेस अमीर, पुअर वर्सेस रिच, कौन जीतेगा महाराष्ट्र का इलेक्शन? देखिए, महाराष्ट्र के इलेक्शन की अभी आत्मजीत जो परिस्थिति है दिन ब दिन खराब होते जा रही है। हरियाणा का आपने हाल देखा है,
अभी क्या है, पैसों की हमारे यहाँ पे बरसात होने वाली है, हो रही है। अभी कल ही कोई एक मतदार संघ है, उसके अंदर जो रिजर्व बैंक की जो नोटों के जो ये रहते हैं, यानी 100 बंडलों के जो पैकेट्स रहते हैं, प्लास्टिक के रैपर्स रहते हैं, उसको वो रैपर्स पकड़े गए, रास्ते पे पड़े हुए मिले। कहने का मतलब नोट निकाल लिए थे उसमें से, लेकिन जो ऊपर का, तो ये कोरे नोट और ये भटकाना है भाई। तो क्योंकि ऐसा है कि अभी नदियां पैसे की बढ़ने वाली है, और देखिए ऐसा है कि जो अडानी ने जिसका हमने जिक्र किया, अभी उद्धव ठाकरे ने क्या बोला है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो अडानी के सारे प्रोजेक्ट को रोक देंगे। तो मुझे बताइए, जब 20-25 लाख करोड़ का अगर मामला है, उसमें से सिर्फ आधा परसेंट 25 लाख करोड़ का आधा परसेंट कितना होता है आत्मा जी? एक बार ध्यान में रखिए, ये 10 लाख, ये कितना हो जाएगा? यानी 1% अगर करेंगे 25 लाख का 1%, तो हो जाता है 2.5 लाख करोड़, 25,000 करोड़। तो 25,000 करोड़ की इनको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 25 करोड़ खर्चा कर, इनको तो 5-10 हजार करोड़ में ये पूरा महाराष्ट्र के इलेक्शन पूरा जीत लेंगे। और बातें ऐसी है कि मुझे ये पूछना है कि ये स्टेट के अंदर ये क्या कर रहा है, इस तरीके से कैसा हो रहा है? और उसके बाद में ये इलेक्शन के पहले, यानी इलेक्शन डिक्लेयर होने के एक दिन पहले रेवड़ियां बांटे जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, और इलेक्शन कमिश्नर इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इतने पैसे रास्ते में पकड़े जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। पैसा आत्मजी पुलिस के गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पुलिस के गाड़ियों में। क्योंकि क्या है कि अभी जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, वो कौन है? वो कोई अभी उसने रेजिग्नेशन थोड़ी दिया है, वो ही इज स्टिल ए होम मिनिस्टर। तो नेचुरली पुलिस वालों को उसकी बातें सुननी है। वो रश्मि शुक्ला को तुमने भला ही हटा दिया, फिर भी अब होम डिपार्टमेंट उसके पास ही है ना। पुलिस के गाड़ियों में पैसा जा रहा है, ये आरोप की कई लोगों ने किया, इवन शरद पवार ने किया, इसीलिए रश्मि शुक्ला को हटा दिया, लेकिन ये काम बंद थोड़ी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक चुनाव क्षेत्र के अंदर 15 से 20 से 25 से 30 करोड़, मुंबई के जैसे जगह में 50-50 करोड़ रुपए तो इन्होंने एमएलए खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए देना कौन सी बड़ी बात है? और ये तो इनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, महायुति के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। क्योंकि अगर वो सत्ता में नहीं आए तो उनको मालूम है कि इनको सबको जाके जेल में बैठना पड़ेगा। तो जेल अगर टालना है तो ये चुनाव जीतो, उसके जो इनके हाथ में कोई ये नहीं है। इसलिए ये सारी बातें हो रही है। परिस्थिति ऐसी है कि अभी जैसे एक अंदर, अच्छा उसके बाद में इन्होंने गलतियां भी बहुत की है। कांग्रेस वालों ने सीटें बांटते वक्त गलतियां की, उद्धव ठाकरे ने सीटें बांटते वक्त गलतियां करी है। और ये बिल्कुल 100% मैं आपको बोलता हूं कि बीजेपी के कई स्लीपर सेल्स वो कांग्रेस के अंदर घुसा के रखे हैं इन्होंने। तो उन्होंने पूरा का पूरा बंटाधार कर दिया है। कई जगह पे ये खबरें आई है कि सीटें बेची है इन्होंने। तो ऐसे इसके अंदर, और ये इतने माहिर लोग बैठे, इनके पास में पैसों की कमी नहीं है, और कांग्रेस वाले जो पैसे खाके बैठे एक जमाने में, वो बाहर निकालने को तैयार नहीं है। ऐसे इसके अंदर चुनाव रोचक नहीं, भयंकर होने वाला है। रोचक मैं समझ सकता है, और उसके आने वाले दिनों के अंदर आप और मेरे को इसके ऊपर सारा का सारा चौकन्ना होके ये करनी पड़ेगी, और ये सारी बातें एक्सपोज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया जो कुछ करने वाला नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं आखिर में जो पहला मेरा सवाल था मनोज जरांगे पाटिल को लेकर, मराठा आरक्षण का मामला एक भयंकर मामला है, और अगर मराठा, मुस्लिम और दलित अगर आप जोड़ देते हैं तो करीब 52-54% वोट बैंक ही आता है। 12% दलित आता है, 12% मुसलमान आता है, और नहीं वो सब ठीक है। मुझे मुद्दा ध्यान आ गया वो। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि विदर्भ के अंदर मराठा ये विषय नहीं है, हमारे विदर्भ के अंदर मराठा ये विषय नहीं है। कुणबी सारे के सारे कुणबी है, और कुणबी ऑलरेडी आरक्षण में आते हैं। लेकिन आरक्षण का अभी कोई मतलब नहीं है, लोगों को दिमाग में आ गया है आरक्षण चाहिए आपको गवर्नमेंट सर्विस के लिए। गवर्नमेंट सर्विस इन्होंने खत्म कर दिया, आरक्षण 100% भी दे दिया। होने वाला क्या है? अरे नौकरी नहीं तो आरक्षण लेके क्या करने वाला है? तो ये सारे के सारे जो बातें हैं उसका कोई असर ये चुनाव के ऊपर होने वाला नहीं है। सिर्फ मराठवाड़ा के अंदर इसका इफेक्ट होगा, लेकिन बाकी का जो भी एरिया है, विदर्भ है या अपना उत्तर महाराष्ट्र है,
इसका कोई असर नहीं हो। मराठवाड़ा और ये क्या बोलते हैं कोल्हापुर एरिया जो है पुणे रीजन, ये दो रीजन के अंदर इसका थोड़ा बहुत असर होगा। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से लोग पैसा बांट रहे हैं, अभी एक एक आदमी को एक एक वोट के लिए अगर ये 5-5 हजार रुपए देते हैं, अब तो लाडली बहना की बात है, लाडली बहना को उन्होंने 7,500 रुपए दे दिया ऑलरेडी, 5 इंस्टॉलमेंट दे दिए, 2 इंस्टॉलमेंट एडवांस दे दिए। तो लाडले भाइयों को 5-5 हजार देने में इनकी क्या बाप का जरा खुद के जेब से पैसा दे, लूटा ही इतना है पैसा। और अडानी इतना पैसा लूटा रहा है क्योंकि उसको मालूम है बेटा कि इतने जो प्रोजेक्ट और काम लिए है, इसको अगर कंटिन्यू करना है तो 5-10 हजार करोड़ का जुआ इसको खेलना है, और वो खेलेगा, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उतना पैसा अगर होता है तो कोई तो भी इसके अंदर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको माफ कर देंगे कि भाई चलो तुमको ऑलरेडी कई पैसे इसके माफ करवा दिए, कई पैसे माफ करवा दिए, ये भी माफ करवा देंगे, कोई एक आधा प्रोजेक्ट पकड़ लेंगे, ठीक है तुम्हारी पैसे जो है बैंक के माफ कर दिए। तो ये भयंकर बातें होने वाली है। अभी मुझे तो पहले मैं ऐसा था कि 25-75 ऐसा मैं सोच रहा था इलेक्शन का। मैं तो ये बोलता था कि ये जो महायुति है ये 88 यानी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी, 3 डिजिट में नहीं जाएगी। लेकिन अभी कांटे की टक्कर है, और मैं सोचता हूं कि खरीद फरोख्त के लिए इन्होंने ऐसा किया है। और 25 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर गवर्नर रूल लगने वाला है, 25 तारीख को। और गवर्नर रूल लगने के बाद में आने वाले दिनों के अंदर ये पिछले बार जैसा 2019 में किया वैसा महीना भर हाथ में ले लेंगे, सारे एमएलए को खरीद लेंगे। अभी 50 करोड़ दे, 100 करोड़ दे, अगर 10-20 एमएलए इनको कम भी पड़ते हैं तो क्या लगता है इनको खरीद लेंगे, किसको भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आने वाले दिनों का गंभीर परिस्थिति है ज्यादा, इसलिए अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक बात है प्रकाश पोरे जी, आपका आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।